कहानी शुरू होते ही हम लोग को बहुत सारे मॉन्स्टरों को देखने के लिए मिलते हैं। इस कहानी का नैरेटर हम लोगों से बोलता है इस दुनिया में जादू के कारण बहुत सारे डेमोनिक गुफा और बहुत सारे डिमन भी अपीयर होने लगे और तो इन्हीं जादू के कारण ही लोगों के अंदर भी एक खास टाइप के पावर आने लगे और जिन सभी लोगों के अंदर एक पावर आने लगी उन सभी को अवेकनर कहा गया। नैरेटर के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को इस दुनिया का ट्रिपल एस लेवल का डिमन किंग को दिखाया जाता है और इस डिमन किंग का खासियत ये होता है कि इसके पास पांचों के पांचों एलिमेंट ही होता है। डिमन किंग के सामने इस वक्त हम लोग को 5 बंदे की एक अवेकनर टीम को देखने के लिए मिलती है और ये जो अवेकनर टीम है इसका नाम होता है डिवाइन कॉर्प्स। अभी हम लोगों को इस बात के बारे में भी पता चलता है कि ये जो डिवाइन कॉर्प्स टीम है ये तो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल अवेकनरों का टीम है और इस टीम का लीडर जिसका की नाम बाई है और तो ये हम लोग का मेन कैरेक्टर भी होता है। वो बोलता है इस टीम को मैं पिछले 10 सालों से लीड करते हुए आ रहा हूँ और हम लोग का मिशन है हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए डेमोनिक शक्तियों का नाश करना और यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी का मतलब भगवानों से है और हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी डेमोनिक शक्तियों का सामना किया उनमें से एक ट्रिपल एस लेवल का डिमन किंग 100 नंबर पर आता है। बाई अभी इतना सब कुछ बोलने के साथ ही अपने साथियों से डिमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। अभी बाई के साथ साथ यहाँ पे एक लड़की को भी देखने के लिए मिलती है। इसका नाम होता है लिंगयू और ये एक एल क्लास लाइटनिंग एसोसिएशन है और हाँ जैसा की चाइनीज मानवा है तो थोड़ा फैन सर्विस तो होगी ही। इसी वक्त हम लोग को टीम के एक और मेंबर को दिखाया जाता है जिसका की नाम हान होता है और ये एल क्लास क्लाउड मैजिशियन होता है। नैरेटर अभी हम लोग को ये जो एल क्लास है इसके बारे में बताता है कि ये जो एल क्लास है ये रिप्रेजेंट करता है सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल को। नैरेटर के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को इस टीम का जो चौथा मेंबर है उसे भी देखने के लिए मिलता है और इसका नाम होता है लूसियन एंड ये एक सपोर्टर होता है एंड ऑब्वियसली एल क्लास का ही। लूसियन अभी एक सीक्रेट को जलाते हुए बोलता है स्टेलर डिसेंट ग्रेविटी पुल और लूसियन की इतना बोलने के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गोल्डन कलर की ऑरा बाहर की ओर निकलने लगता है। देखते ही देखते ऐसा भी ऑरा मिलके बाई के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। बाई के ऊपर ग्रेविटी का खिंचाव 100 गुना बढ़ जाता है जिसके कारण बाई अभी ऊपर से नीचे की ओर बहुत ही तेजी से आने लगता है और तो एक ही झटके में जो डिमन किंग है उसे मार गिराता है। बाई के अटैक की वजह से डिमन किंग की बॉडी के अंदर बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते ट्रिपल एस क्लास का डिमन किंग यहीं पे मारा जाता है। डिमन किंग के मारा जाने के बाद अभी हम लोग को बाई के पावर के बारे में पता चलता है जो कि होता है एल क्लास का न्यूक्लियर सेंथ और खानदानी पेशा से बाई एक वॉरियर होता है। इतना जल्दी एक ट्रिपल एस लेवल के डिमन किंग को मारा जाता हुआ देखने के बाद हान अंग्रेया लेते हुए बोलने लगता है अरे यार बाकियों की तरह ये भी बहुत ही जल्दी मारा गया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो इस समय लिंगयू हान से बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं बाद में जाके तुम्हें कुछ डिमन केवो को ढूंढ के दूंगी। इसी समय लूसियन बाई के पास आता है और बाई से बोलता है ये एक टॉप टायर मिशन था जिसमें हमारी टीम की पूरी डिप्लॉयमेंट की जरूरी थी, लेकिन बाई ये मिशन क्या तुम्हें बहुत आसान नहीं लगा? लूसियन की इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई इस वक्त अपने शॉट को साफ करते हुए बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, इंटेलिजेंट के मुताबिक ये जो डिमन किंग था ये एक खास प्रकार का डिमन किंग था जिसके पास पांचों के पांचों एलिमेंट की ही पावर थी और तो इसके पास एक हिडन स्किल भी थी। बाई अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था लेकिन इसी समय अचानक से लिंगयू आ जाती है और देखते ही देखते बाई के गले में लिपट जाती है। लिंगयू अभी बाई से बोलती है कैप्टन इस मिशन के बाद जब वैकेशन मिलेगी क्या आप सभी को दावत नहीं दोगे या फिर हम दोनों ही अकेले बाहर जाएंगे? लिंगयू की इस बात को सुनने के बाद इस समय बाई अपने दोनों हाथों से लिंगयू के चेहरे को पकड़ के उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, इस बार भी वही करेंगे, वैकेशन में कैपिटल जाएंगे। बाई की इस बात को सुनने के बाद लिंगयू आगे से बोलती है अरे यार मेरी कोशिश दोबारा से फेल हो गई। अभी तो हान भी अपना शक्ल बनाते हुए बाई से बोलता है कैप्टन आप कभी भी लड़कियों को नहीं समझते। वे लोग अभी बाई के बारे में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इस समय बाई को कुछ एहसास होता है, वो पीछे की ओर देखते हुए पूछता है क्या वो लौंडा हम लोगों के साथ नहीं आया? हान की इस बात को सुनने के बाद लूसियन पीछे से बोलता है उसने कहा था कि वो सफाई का काम कर लेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस लड़ाई में हम लोग के साथ फाइट भी की थी। तो इस समय लिंगयू बोलती है अरे यार तुम सभी को तो पता ही है ना कि वो कितना ज्यादा स्लो है। अभी तो हान भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो तो सबसे बड़ा कामचोर है। वे सभी अभी आपस में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इसी वक्त इस टीम का जो 5वां पर्सन था वो यहाँ पे आ जाता है। वो इस वक्त अपनी उंगली को ऊपर की ओर करता है और बोलता है चलो शुरू करते हैं। और इस लौंडे के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कोई एक चीज बहुत ही तेजी से हान के सिर के आर पार हो जाता है। बेचारा हान इस एक ही अटैक में मारा जाता है। अचानक से यहाँ पे इस सब कुछ होता हुआ देखने के बाद बाई लिंगयू और इसके साथ ही लूसियन तीनों ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हान को मारने के बाद अभी वो लौंडा इन सभी से बोलता है तुम सभी को मारना यही भगवान का असली मिशन है। बाई इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो महसूस करता है कि वो तो अपनी बॉडी को मर्जी से हिला नहीं पा रहा है। तो इस समय वो लौंडा बाई से बोलता है
है पिछले 1 महीने से तुम्हारे ब्रेकफास्ट के अंदर पैरालाइजिंग जो पाउडर है उसे मिलाया जा रहा था। बाई भी अभी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। अभी वो लौंडा आगे से अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेता है। देखते देखते यहाँ पे बहुत सारे पेड़ की रूट जैसे बाहर की ओर आने लगती है। अभी हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये एक डिवाइन स्किल है और नाम है फ्लावर फॉरबिडन फिनेस। देखते ही देखते ये सभी रूट जाके बाई, लिंग्यू और इसके साथी लुसियन को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। अभी ये लौंडा इन सभी से बोलता है तुम में से सबसे ताकतवर को खत्म करने के लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ी। बाई, जिसको कि अभी इन सभी चीजों के बारे में घंटा भी समझ में नहीं आता, वो इस वक्त इस लौंडे से पूछने लगता है, हे क्या तुम पागल पगल हो गए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आगे से वो लौंडा बोलता है ये सभी भगवान की ही इच्छा है, वे चाहते हैं कि तुम लोगों की तरह एल क्लास पूरी तरीके से मारा जाए। अभी ये लौंडा इतना बोलने के साथ ही अपने पावर के माध्यम से लिंग्यू एंड लुसियन को और भी कस के पकड़ लेता है। बेचारे इन दोनों को अभी बहुत ही ज्यादा तकलीफें होने लगता है, लेकिन ये लौंडा अभी यहीं पे नहीं रोकता। वो अभी 2 और रूट को लिंग्यू एंड लुसियन के और ही भेज देता है। देखते देखते वो दोनों रूट जाके बाई के आंखों के सामने लिंग्यू एंड लुसियन के छाती को छल्ली कर देता है और देखते ही देखते बेचारे ये दोनों यहीं पे मारा जाते हैं। बाई, जो कि इस वक्त इन दोनों को इस तरीके से मारा जाता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। चिल्लाते हुए पूछने लगता है आखिरकार क्यों तुमने ये सब कुछ किया? और वैसे भी डिवाइन कॉर्ड्स मतलब हम लोग कभी भी किसी लाइन को क्रॉस भी नहीं किए, तो तुम मुझे बताओ आखिरकार वो कौन सा गॉड है जिसने कि तुम्हें परमिशन दिया हम लोग को एलिमिनेट करने की? बाई अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और चिल्लाते हुए इन सभी बातों को उस लौंडे से पूछ ही रहा था। इसी समय वो लौंडा बाई के सामने आता है और इसके साथ ही बाई से बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, सच में तुम अभी भी कितने भोले हो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गॉड तुम्हें मारना चाहे तो क्या उनके पास कोई कारण होना जरूरी है? इतना बोलने के साथ ही अभी ये लौंडा बहुत ही तेजी से बाई के सीने के आर पार अपने हाथ को घुसा देता है। बाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इस वक्त बाई उन दोनों की तरह मारा नहीं जाता। बाई अपनी आखिरी सांसों में लौंडे से पूछता है, क्या हम लोग कॉमरेड्स नहीं है? 10 साल, पूरे 10 सालों से हम लोग एक साथ हैं, क्या हम लोग एक फैमिली की तरह नहीं है? बाई की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो लौंडा अपने हाथ को बाई के छाती से बाहर की ओर करके बाई से बोलता है, कॉमरेड्स, फ्रेंड। अरे यार, लगता है तुम अभी भी इस बात को नहीं समझे कि किस कारण के लिए मुझे इस मिशन को करने के लिए चूज किया गया। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से ही गॉड ने इन सभी चीजों को सोच के रखा था। तुम तो हमेशा से बस मोहरे ही थे। अभी ये लौंडा इन सभी बातों को बोलते बोलते अपने उंगलियों से एक पिस्तौल की तरह बाई के सिर के ऊपर निशाना लगाता है और देखते ही देखते बाई के सिर को यहीं पे उड़ा देता है। बेचारा बाई, उसे कुछ करने का और समझने का मौका ही नहीं मिलता, वो खामखाही यहीं पे मारा जाता है। तो यहाँ पे डिवाइन कॉर्प्स के जितने भी एल क्लास ओइकनर है उन सभी को मारने के बाद वो लौंडा यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलने लगता है, 22 मई 2125 सभी के सभी मेंबर मृत घोषित और एल क्लास शुद्धिकरण मिशन पूर्ण हुआ एंड फाइनली वैकेशन का टाइम आ चुका है। लौंडे की ये सभी बातों के साथ ही सीन दोबारा से बाई की ओर आता है। इस वक्त बाई के हाथों के आसपास हम लोग को थोड़ा बहुत औरा जैसा कुछ देखने के लिए मिलता है। इसी समय एक गहरी आवाज बाई से बोलता है, चलो एक सौदा करते हैं। लेकिन बाई अभी आफ्टर लाइफ में जैसे ही होश में आता है वो इस वक्त अपने आप को बहुत सारे चेनों में बांधा पाता है। बाई बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए पूछने लगता है, ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पे हूँ? बाई अभी चेन समेती अंधेरे के अंदर इधर उधर जाने लगता है, लेकिन इसी समय पीछे से कोई बाई से बोलता है, हे हैंडसम, पीछे देखो। बाई पीछे की ओर देखता है और तुरंत ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बाई इस वक्त इस पर्सन से पूछने लगता है, तुम तो वही SSS रैंक का डिमन किंग हो ना जिसके पास 5-5 एलिमेंट है? बाई की इस बात को सुनने के बाद डिमन किंग आगे से अपने कान को खुजलाते हुए बोलता है, अरे यार तुम कितना बुद्धू हो, मेरी तरह एक SSS डिमन किंग को मारना इतना ही आसान है क्या? और हाँ, अभी तुम जिस जगह पे हो ये मेरी आत्मा का डोमेन है और ये पूरा किंगडम ही मेरी जीवन शक्ति है। तो बहुत कर लिया बातचीत, अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी नफरत मेरी नफरत के बराबर है और यहाँ पे मेरी जो हिडन स्किल है उसका नाम है लाइफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे मैं तुमसे एक सौदे का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं तुम्हें अतीत में बहुत ही पीछे भेज सकता हूँ जिससे कि तुम अपने रिवेंज को ले सकते हो और तो और सब कुछ बदल भी सकते हो। तो मेरे सौदे के साथ क्या तुम इंटरेस्टेड हो? डिमन किंग की इन सभी बातों के साथ ही यहाँ पे खामोशी छा जाती है। बाई इस वक्त अपने मन में अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो अपने साथियों के साथ बिताई हुई पालों के बारे में याद करने लगता है और तो और बाई को अभी उस टीममेट का भी याद आता है जिसने की सभी को मारा होता है। बाई अभी इन सभी चीजों को सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, मैं उस लौंडे को मार डालूंगा और तो और उन सभी सो कॉल्ड गॉड को भी जो लोग हाई पोजीशन में बैठे हैं। बाई की इन सभी बातों को सुनने के बाद डिमन किंग भी
अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है बहुत ही बढ़िया, तो मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट तैयार करके रखा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही डिमन किंग अपने दिल को बाहर की ओर निकाल लेता है और उसे बाई को देने लगता है। बाई अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। डिमन किंग से पूछने लगता है आखिरकार तुम मुझे ऐसा कुछ देना क्यों चाहते हो और इन सभी चीजों के बदले में तुम्हें चाहिए क्या। बाई की इस बात को सुनने के बाद डिमन किंग आगे से कुछ नहीं बोलता, बस एक क्रीपी सा स्माइल देता है और देखते ही देखते सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त को चिल्लाते हुए बाई को पुकारने लगती है। बाई भी अपनी आंखें धीरे धीरे करके ओपन करता है। बाई अभी सामने की ओर देखती है कि क्लास टीचर बहुत ही गुस्से के साथ उसको उठ खड़ा होने के लिए बोल रही होती है। अचानक से टीचर को सामने की ओर देखने के बाद बाई पूरी तरीके से चौंक जाता है। बाई अपने हाथ पैरों को भी देखने लगता है। बाई को समझ में आ जाता है कि वो दोबारा से पास्ट में रिटर्न आ चुका है, वो भी उसके अवेकनिंग सेरेमनी से पहले। बाई बैठे बैठे इन सभी चीजों को बोल ही रहा था। इसी समय वो टीचर चिल्लाते हुए बोलती है क्लास के अंदर सोना ये अलग बात है, किंतु अवेकनिंग सेरेमनी में जाने से पहले इस तरीके से सोना, आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, जल्दी से पीछे जाओ और खड़े हो जाओ। तो हम लोगों को अभी पता चलता है कि ये जो टीचर है इनका नाम होता है हुआंग। टीचर हुआंग की बातों को सुनने के बाद बाई भी चुपचाप अपनी जगह से क्लासरूम के पीछे खड़ा होने के लिए जाने लगता है। बाई अपने क्लास को और क्लास के अंदर जितने भी क्लासमेट हैं उन सभी को देखने के बाद अपने मन में बोलने लगता है कि सच में यह चीज पूरी तरीके से अनबिलीवेबल है। लगभग 20 सालों के बाद मैं अपने क्लासमेट को दोबारा से देख रहा हूँ। बाई अभी इतना सोचते सोचते क्लास के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। टीचर हुआंग बोलती है तो चलो अभी हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। टीचर हुआंग बोलती है इस पूरी दुनिया में टोटल 5 एलिमेंटल पावर है, जैसा कि लाइटनिंग, फ्लावर, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टीलर पावर, और कोई पर्सन सिर्फ एक ही पावर को हासिल कर सकता है। इतना बोलने के साथ ही टीचर हुआंग अभी अपने हाथ में कुछ माना जैसा इकट्ठा करने लगता है और देखते ही देखते एक क्रिस्टल जैसा कुछ तैयार कर लेती है और बोलती है एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास क्लाउड एलिमेंट है जो कि बहुत ही रेयर है, और हाँ तुम्हारी बॉडी किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रही है उसके ऊपर डिपेंड करके तुम लोगों को कॉम्बैक्ट, सपोर्ट एंड स्पेशल इन 3 कैटेगरी के अंदर भाग किया जाएगा। कभी कभी 5 अलग अलग एलिमेंट एक साथ कंबाइन होके एक अलग ही प्रोफेशन क्रिएट होता है। और हम लोग के स्कूल की सबसे ताकतवर गिल्ड टीम में एक स्टीलर मेज, क्लाउड वॉरियर, न्यूक्लियर वार्ड और इसके साथ ही एक लाइटनिंग एसोसिएशन शामिल है। मुझे पता है कि तुम लोग लाखों लोगों में से अपने पोटेंशियल को अवेकनिंग करके आम लोगों से आगे आ चुके हो और तो और तुम लोग को बचपन से ही तारीफों में नहलाया गया है, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अब तक लगभग 100 अवेकन प्रोफेशंस का पता लग चुका है और उन सभी प्रोफेशंस को रैंक किया जाता है लोएस्ट टू हाईएस्ट तक। तो तुम सभी को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा अवेकनिंग होने का। और हाँ एक और बात बोल देती हूँ, आज शाम को जब तुम लोगों को अपने प्रोफेशन के बारे में पता चल जाएगा तब वही प्रोफेशन फ्यूचर में तुम लोगों के स्टेटस बिल्ड करने में मदद करेगी। टीचर हुआंग की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बाई को बाहर की ओर इधर उधर टहलते हुए दिखाया जाता है। बाई आसपास देखते हुए अपने मन में बोलता है कि मेरी पुरानी यादें दोबारा से ताजा हो गई और ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहली बार वीकेंड हुआ था। बाई इन सभी बातों को सोचते हुए यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय उसके पैरों के साइड में एक चश्मिश बंदा आ गिरता है। मामला को समझने के लिए बाई भी जैसे ही पीछे की ओर घूम के देखता है तो वो देखता है 3 लौंडा मिलके इस चश्मिश को बुली कर रहा है। सामने से एक लौंडा बोलता है जो लोग क्रैश होते हैं वे लोग सिर्फ आर्टिफिशियली अवेकनिंग के ऊपर ही रिलाई होते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की। इतना बोलने के साथ ही अभी ये लौंडा अपने पैरों से चश्मिश बंदे के हाथ के ऊपर अपने पैर को रख देता है और दोबारा से बोलने लगता है मेरे जैसे एक रेयर रिटायर अवेकनर के सामने तुम लोग हमेशा से सिर्फ कीड़े मकोड़े ही रहोगे। नैरेटर अभी हम लोग को इसके बारे में बताता है कि इस लौंडे का नाम होंग है, ये एक ई रैंक का स्टीलर एसोसिएशन है और इसका जो बैकग्राउंड है वो अभी भी अननोन है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि होंग को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद अभी वो चश्मिश बंदा अपने पास से पैसे को बाहर की ओर निकाल के होंग को देने लगता है और होंग से माफी मांगते हुए अपने हाथ को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। अभी तो बाई भी होंग की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है एक कमीना मेरी पिछली जिंदगी में भी इसी तरीके से लोगों से फालतू में फाइट करता था। इस वक्त हम लोग को होंग को दिखाया जाता है जो की उस चश्मिश से पैसा तो लेता है और तो उसे मुक्का मार के जमीन के ऊपर गिरा भी दिया होता है। बाई आगे से कुछ करता या फिर होंग को कुछ बोलता उससे पहले टीचर हुआंग यहाँ पे आ जाती है और बाई को ये सब कुछ करने के लिए मना करती है। टीचर हुआंग गुस्से के साथ बाई से बोलती है ये एक स्कूल है न ही कोई डकैती का मैदान, तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। टीचर हुआंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद और तो टीचर हुआंग को यहाँ पे देखने के बावजूद होंग को मानो घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। वो तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ टीचर हुआंग के पास जाता है और अपने हाथ में जो पैसा है उसे दिखाते हुए बोलता है क्या ये ठीक नहीं होगा कि मैं अपने लड़कों को इनाम में बबल टी दिलवाऊं। होंग यहीं पे नहीं रुकता, वो इस वक्त टीचर हुआंग के बहुत ही ज्यादा करीब जाके टीचर हुआंग से धीरे से बोलने लगता है क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रही हो। तुम अगर थोड़ा सा भी हॉट नहीं होते ना तो मेरे ऊपर बिलीव करो मैं बहुत साल पहले तुम्हें यहाँ से बाहर कड़वा देता।
होंग टीचर हुआंग को इतना बोलने के साथ ही यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर टीचर हुआंग उसे चश्मिश के पास जाती है और तौर पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? होंग का सामना अभी बाई से भी होता है, जहाँ पे बाई होंग की ओर ही घुर घुर के देख रहा होता है। तो इस समय होंग बाई के कंधे को पकड़ता है और देखते ही देखते उसे अपने से दूर कर देता है और यहाँ से जाते हुए बाई से बोलता है, चल हट, और अपने साथियों से बोलता है, हम लोग कुछ देर बाद वापस आके इन सभी कमजोरों पर हंसेंगे। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को उसी चश्मिश को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त रोते हुए टीचर हुआंग से बोलने लगता है, सॉरी टीचर, ये मेरी ही गलती थी। तो टीचर आगे से बोलती है, कोई बात नहीं। टीचर हुआंग की ओर देखते हुए बाई इस वक्त अपने मन में बोलने लगता है, टीचर हुआंग बाहर से बहुत ही ज्यादा टफ दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नरम दिल का इंसान है। मेरी पिछली जिंदगी में अवेकनिंग के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। बाई इन सभी बातों को अपने मन में बोल ही रहा था। इसी समय दूर से कोई एक जन चिल्लाते हुए बोलता है, टीचर हुआंग, आपके क्लास के स्टूडेंटों का अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। लौंडे की इस बात को सुनने के बाद अभी टीचर हुआंग अपने जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी से बोलने लगती है कि तुम सभी मेरी बातों को याद रखना कि अवेकनिंग के टाइम पे सभी शांत रहना और तौर इंजरी से दूरी रहना। टीचर हुआंग के इतना बोलने के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट अभी उसी अवेकनिंग की ओर ही जाने लगते हैं। बाई अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि इस दुनिया में अवेकनिंग दो तरीकों से होता है, जिनमें से एक है नेचुरल अवेकनिंग, जो कि होंग के पास है, और यह चीज आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शारीरिक ढांचा बहुत ही मजबूत होता है और तौर जिनमें नेचुरल टैलेंट होती है। बेसिकली यह चीज अपने आप ही होता है जब कोई व्यक्ति बेहद भावनात्मक तनाव या फिर तीव्रता से गुजरता हो। और यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो अवेकनिंग चेम्बर को यूज करके होता है। और ये जो अवेकनिंग चेम्बर है इसके अंदर अनगिनत विज्ञानियों का बुद्धि का इस्तेमाल किया गया और उस चेम्बर के अंदर किसी भी पर्सन के भावनाओं को और तौर एड्रेनालिन हार्मोन को बेहद ही तीव्र रूप से उत्तेजित किया जाता है और इसी तरीके से फोर्सफुली किसी को अवेकनिंग किया जाता है। बाई की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को चेम्बर के अंदर एक लौंडे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से अपने प्रोफेशन को अवेकनिंग कर पाता है, जहाँ पे उसका प्रोफेशन निकलता है स्कूल मिस्टिक मेज। और इस लौंडे का जो प्रोफेशन है ये एक ब्लू टायर का प्रोफेशन होता है। अभी तो लौंडा इसके कारण बहुत खुश भी होने लगता है। अभी तो टीचर हुआंग भी उसे शाबाशी देते हुए विश्राम करने के लिए जाने के लिए बोलती है। उस लौंडे के साथ ही अभी नाम आता है बाई का। बाई को चेम्बर के अंदर जाने के लिए बोला जाता है। बाई अभी चेम्बर के अंदर जाता उससे पहले प्रोफेसर हुआंग बाई से बोलती है, अच्छी तरीके से फोकस करना और क्लास की तरह लैक मत खाना, समझे? तो बाई यहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया। देखते ही देखते बाई अभी चेम्बर के अंदर आ जाता है। बाई अपने मन में बोलता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक ई रैंक का न्यूक्लियर वॉरियर में अवेकन हुआ था, जो कि एक डस्ट टायर प्रोफेशन था और मेरे इस कचरे बराबर प्रोफेशन की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बुली भी किया जाता था। सिर्फ इस रैंक पर ही सबसे दुर्लभ प्रकार की अवेकनिंग होती है और जैसा कि पिछली जिंदगी में मेरे पास एक न्यूक्लियर एलिमेंट था, तो चलो देखते हैं इस बार मुझे क्या मिलता है। बाई के इतना बोलने के साथ ही अभी ये जो अवेकनिंग सिस्टम है ये भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद बाई सामने की ओर कुछ देख के बहुत ही परेशान हो जाता है। तो अभी जैसे ही सामने की ओर दिखाया जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है बाई के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो गया होता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ था अवेकनिंग सिस्टम एरर। और इस नोटिफिकेशन के साथ ही अचानक से बाई के साथ दोबारा से कुछ अजीब सा होता है। बाई की बॉडी से ग्लोइंग ऑरा जैसा कुछ निकलने लगता है और देखते ही देखते एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जहाँ पे लिखा हुआ था डिटेक्टेड 5 एलिमेंट्स। इन सभी चीजों के कारण बाई इस वक्त बेहद ही शॉक हो जाता है, अपने दिल को पकड़ लेता है। बाई इस वक्त बोलने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और मेरी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा गर्म फील क्यों हो रही है? बाई इतना बोल ही रहा था, इसी वक्त उसकी आंखों के सामने दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जहाँ पे लिखा हुआ था इनफाइनाइट अवेकनिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। और इस नोटिफिकेशन के साथ ही देखते बाई के सामने पांचों एलिमेंट का एक चार्ट आ जाता है। बाई को अभी बताया जाता है, जैसा कि तुम्हारी बॉडी पांचों के पांचों एलिमेंट को ही प्रोसेस करता है, तो तुम पांचों एलिमेंट के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को अपने इनिशियल क्लास के लिए चूज कर सकते हो। इसके बाद जब उस विशेष एलिमेंट के अंदर इनफ पावर इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद तुम एक और एलिमेंट को चूज कर सकते हो या फिर तुम्हारे पास जो मौजूदा एलिमेंट होगा उसे ही अपग्रेड कर सकते हो। बाई इस वक्त इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि एलिमेंटों को इकट्ठा करना, आखिरकार इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो क्या मैं फ्यूचर में जाके पांचों के पांचों एलिमेंट को ही यूज कर पाऊंगा? लगता है मैं यहाँ पे जितने भी क्वालिटीज के रैंक है उन सभी को ही ऑब्टेन कर सकता हूँ और तो वो स्पेशल क्वालिटी के रैंक को भी। बाई की इन सभी बातों को सुनने के बाद अब सामने से दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बाई को बताया जाता है, तुमने एकदम सही कहा, शुरुआत में किसी भी क्लास को तुम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, लेकिन बाद में तुम्हें जितने भी क्लासेस मिलेंगे वो सभी रैंडमली मिलेंगे। ये वाली नोटिफिकेशन को देखने के बाद बाई को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार डिमन किंग की उन सभी बातों का मतलब क्या था। बेचारा बाई के दिल में तो बहुत ही तेज दर्द भी होने लगता है। बाई बोलता है, तो मेरे पास जो एबिलिटी है वो एक इनफाइनाइट अवेकनर का है। बाई इतना बोल ही रहा था, इसी समय बाई के सामने दोबारा
से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बाई से बोला जाता है बाई के इनिशियल क्लास को चूज करने के साथ ही सभी एलिमेंटल पार्ट्स फिलहाल के लिए क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज केयरफुली अपने एलिमेंट को चूज करें। तो इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद बाई थोड़ा सा मुस्कुराता है। सीन चेंज हो जाता है। बाहर की ओर उसके क्लासमेट्स को आपस में बातें करते हुए सुनाई देती है कि आखिरकार भाई इतना लेट क्यों कर रहा है। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन इसी समय बाई बाहर की ओर आता है। बाई को बाहर की ओर आता हुआ देखने के बाद टीचर हुआंग दौड़ के बाई के पास जाती है। बाई से पूछने लगती है आखिरकार तुमने क्या अवेकनिंग किया है। टीचर हुआंग की इस बात को सुनने के बाद बाई टीचर हुआंग से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे अवेकनिंग में न्यूक्लियर वॉरियर मिला, वो भी ग्रीन क्वालिटी का, जो सबसे ज्यादा घटिया है। बाई की इस बात को सुनने के बाद टीचर हुआंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त बाई को साहस देते हुए बोलने लगती है तुम बिल्कुल भी हार मत मानना और हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखना। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद आगे से बाई टीचर से बोलता है टीचर आपको मुझे कंफर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त टीचर ये बोलते हुए बाई को यहाँ से भेजने लगता है कि अवेकनिंग की वजह से तुम शायद से टायर्ड हो चुके हो, तो जाओ थोड़ा सा रेस्ट करो। लेकिन इसी समय बाई को साइड से किसी की हंसने की आवाजें सुनाई देती है। तो बाई अभी जैसे ही साइड की ओर देखता है तो वो देखता है ये तो होंग है। होंग अभी बाई के साथ साथ टीचर हुआंग को भी बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता है और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही होंग और होंग के जो साथी थे वे सभी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। होंग यह भी नहीं रुकता, वो इस वक्त बाई के करीब जाता है और इसके साथ ही बाई से बोलने लगता है तुम्हारे रैंक का मतलब पता है, वो एक डास्ट रैंक है जो कि सबसे नीचे रहता है। तुम्हें पता है ये दुनिया ऐसे ही चलता है जहाँ पे गॉड लोगों को चूज करता है और गॉड उन लोगों को चूज करता है जो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो लोग कमजोर होते हैं वे लोग सिर्फ ह्यूमिलेट के लायक होते हैं। होंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई को तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस वक्त गॉड के नाम को सुनने के बाद ट्रिगर्ड हो जाता है। बाई आगे से कुछ करता उससे पहले टीचर हुआंग होंग से पूछती है आखिरकार तुम किस कारण के लिए यहाँ पे आए हो। तो होंग आगे से बोलता है अरे यार आपको तो ये बात पता ही है ना कि जितने भी लो रैंक है वे लोग क्लासरूम के अंदर सबसे पीछे बैठेंगे। इस सोसाइटी के अंदर अगर किसी के पास ना पावर और ना बैकग्राउंड होता है तो उसके पास कभी भी फ्यूचर भी नहीं होता है, वो हमेशा से पीछे ही रहेंगे। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें अच्छी अच्छी रिसोर्सेस मिलती है जिससे कि वो और भी स्ट्रॉन्ग बने, और जैसे ही कोई एक डास्ट रैंक को अवेकनिंग करता है तो उसका भविष्य भी पूरी तरीके से सील हो जाता है। वे लोग सिर्फ जितने भी अवेकनर हैं उनमें बॉटम फ्लैग ही रहेंगे। होंग इन सभी बातों को प्रोफेसर हुआंग के चेहरे के सामने जाके बोल रहा होता है। प्रोफेसर हुआंग को होंग की इन सभी बातों से गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन वो बेचारी इस वक्त कुछ कर नहीं पाती। होंग टीचर हुआंग से इन सभी बातों को बोलने के बाद बाई से बोलता है तुम्हारी तरह किसी डास्ट रैंक को अपने घर चले जाना चाहिए जिससे कि सरकार की कोई भी रिसोर्सेस वेस्ट ना हो। होंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई को अभी आ जाता है गुस्सा। बाई होंग के कॉफी कप को पिचा के उसके चेहरे को पूरी तरीके से कॉफी कॉफी कर देता है। बाई की इस कांड की वजह से होंग को भी अभी आ जाता है गुस्सा। होंग बाई से पूछता है तूने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो इस समय बाई आगे से अपने हाथ से कॉफी को साफ करते हुए बोलता है क्योंकि मुझे तेरी बातों को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होंग आगे से थोड़ा सा स्माइल करता है और देखते ही देखते अपने पावर को इकट्ठा करके बहुत ही जोरदार एक मुक्का बाई को मारने के लिए जाने लगता है। टीचर हुआंग भी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन होंग तब तक बाई के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन इस समय बाई थोड़ा सा भी पैनिक नहीं करता। वो इस वक्त अपने हाथ में बहुत सारे माना को गैदर करके एक गोल्डन कलर की तलवार और तौर एक सील को भी तैयार कर लेता है और इससे बहुत ही आसानी के साथ होंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। होंग बेचारा इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त सामने की ओर देखता है कि जो बाई है वो तो अपने शॉट से उसके ऊपर एक काउंटर अटैक भी कर दिया होता है। बेचारा होंग अभी इस अटैक की वजह से सीधा पीछे की ओर लुढ़क के जाके गिरता है और यहाँ पे होंग की जो हालत है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। होंग के मुंह से खून भी बाहर की ओर आ रहा होता है। आसपास के जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को भी समझ में नहीं आता आखिरकार होंग इतना जल्दी कैसे हार गया और तब उसकी हालत इतना ज्यादा खराब भी कैसे हो गया। इसी समय बाई आगे से बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है तुझे पता है इस क्लास को मैंने खुद से चूज किया। लेकिन होंग उठ खड़ा होते हुए बाई से बोलता है तू बहुत ही ज्यादा लकी था जिसके कारण तूने मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाया। मेरे पास एक रेयर एबेस रैंक है जो कि तेरे जैसे कचरे से पूरी तरीके से डिफरेंट है। होंग इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी वक्त हम लोगों को टीचर हुआंग को भी दिखाई जाती है। वो इस वक्त अपने मन में बोलती है नहीं ये बाई का कोई लाक नहीं था।
बाई ने अभी अभी वॉरियर क्लास का एक टॉप टायर मूवमेंट स्किल को यूज किया और यहाँ पे बाई का जो रिएक्शन टाइम था वो 0.09 सेकेंड था। इवन मेरा टीचर जिन्होंने पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं वो भी इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आखिरकार कैसे जिसने कि अभी अभी अपने क्लास को अवेकनिंग किया वो इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। टीचर हुआंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए इन सभी बातों को सोच ही रही थी। इसी वक्त हम लोग को दोबारा से होंग को दिखाया जाता है, लेकिन वो इस वक्त अपने पास से एक शॉट को बाहर की ओर निकाला होता है। बाई से बोलता है तुम मारा जाने के लिए रेडी हो जा, तूने आज बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तो देख आज मैं तेरा क्या करता हूँ, आज तू सभी के सामने रेंगता हुआ जाएगा। इतना बोलने के साथ ही इस समय होंग अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑरा रिलीज करने लगता है और इन सभी चीजों को देखने के बाद आसपास के स्टूडेंट आपस में बोलने लगते हैं कि स्कूल के अंदर कोई भी अवेकनर को अपने पावरों को यूज करना पूरी तरीके से माना है। और तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसे इकट्ठा होकर भी देख रहे हैं। होंग का फादर जो कि एक हाई रैंक का ऑफिसर है और तो होंग का जो अंकल है वो तो इस स्कूल का डीन भी है, लेकिन दूसरी ओर जो बाई है वो तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। वे सभी होंग एंड बाई के बारे में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इसी वक्त हम लोग को उसी चश्मिश को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए टीचर होंग से बोलने लगता है आप जल्दी से कुछ करें, नहीं तो इस फाइट की वजह से बाई को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। सिचुएशन को संभालने के लिए टीचर होंग आगे की ओर आती है, दोनों को ही शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन इस वक्त होंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। टीचर होंग से चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या आप पागल हो चुकी है, उस कचरे ने सभी के सामने मुझे लड़काया और आप यहाँ पे कहना चाहती है कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं। अब अगर भाई मेरे सामने आके अपने घुटनों पे माफी भी मांगे फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे दिखाऊंगा एक लूजर और एक चूजन वन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इतना बोलने के साथ ही बाई एक पागल की तरह हंसने लगता है और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी टीचर होंग भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो इस वक्त क्या करे और टीचर होंग की इन सभी सोच का बस एक ही मतलब है कि टीचर होंग अभी भी यही समझ रही होती है कि बाई का जो रैंक है वो तो होंग के रैंक से बहुत ही कमजोर है। बेचारी टीचर होंग अभी कुछ कर ना पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा सैड फील करने लगती है। दूसरी ओर होंग बाई के ऊपर अटैक करने के लिए अपना रेड कलर का ऑरा एक्टिवेट कर लेता है। इसी वक्त हम लोग को चश्मिश को भी दिखाया जाता है जो कि बाई की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि गया बाई तो आज गया, बाई आज पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। आखिरकार कैसे वो एक ऐसे को ऑफेंड कर सकता है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सोसाइटी में बिना किसी स्ट्रगल किए अच्छे तरीके से रहने के लिए हम लोग को कभी भी इन जैसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते तब हम लोग को इस चीज को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अपने ह्यूमिलेशन को अपने अंदर ही निकाल ले। चश्मिश परेशान होते हुए खड़े खड़े सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी वक्त हम लोग को होंग को दिखाया जाता है। होंग इस वक्त अपने वेपन को लेके एकदम सीधा बाई के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। पीछे से टीचर होंग बाई को प्रोटेक्ट करने के लिए तथा होंग को रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए होंग को वहीं पे रुकने के लिए बोलती है। सभी को यही लग रहा होता है कि इस वक्त बाई घंटा भी कुछ नहीं कर पाएगा और तो होंग के हाथों बुरी तरीके से मार खाएगा। देखते ही देखते होंग इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मारते हुए बाई से बोलता है कि अब मैं भी देखता हूँ तो आखिरकार कैसे डॉज करता है। होंग की इस बात को सुनने के बाद बाई इस वक्त अपने गर्दन को टेढ़ी करके थोड़ा सा मुस्कुराता है और मन में बोलता है क्या डॉज, वो भी इस अटैक को, आखिरकार मैं ऐसी छोटी मोटी अटैक को क्यों डॉज करूंगा। देखते ही देखते होंग इस वक्त बहुत ही पावरफुल एक स्लैश सामने की ओर मार देता है, लेकिन इस समय बाई वो तो अपनी जगह पे होता ही नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ होंग के पीछे आ गया होता है। होंग जैसे ही इस चीज को महसूस करता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन इस वक्त होंग को कुछ होने लगता है। वो अचानक से अपने छाती को पकड़ के जोर जोर से खून की उल्टियां करने लगता है और देखते ही देखते जमीन के ऊपर खसते खसते लुढ़क जाता है। होंग को हराने के बाद इस वक्त हम लोग को बाई के चेहरे पे जो रिएक्शन देखने के लिए मिलता है उसे देख के तो पता ही चल रहा है कि बाई ने अभी भी होंग को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लिया है। आसपास के स्टूडेंट भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, आपस में ही बोलने लगते हैं क्या तुमने इस चीज को देखा, आखिरकार बाई अचानक से होंग के पीछे कैसे आ गया और क्या होंग यहाँ पे स्लिप खा के नीचे गिरा। चश्मिश भी अभी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन टीचर होंग वो तो इस वक्त इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि इस बार तो मैं कुछ देख ही नहीं पाई। टीचर होंग के पीछे इस वक्त हम लोग को एक पिंक बालों वाली लड़की को भी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगती है। होंग ने जब बाई के ऊपर अटैक करने के लिए आया तब बाई ने एक यूनिक वॉरियर स्किल यूज किया जिसका की नाम स्विफ्टनेस है, लेकिन वहाँ पे बाई का जो स्किल था वो एक एडवांस स्किल था, लेकिन स्किल यूज करने के बाद बाई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से होंग अभी जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। बाई ने यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ बस एक ही मूव में अपने ओपोनेंट को हरा दिया।
तो ये जो पिंक बाल वाली लड़की है इसके बारे में हम लोग को पता चलता है कि इसका नाम ची इन है और एक क्लास प्रेसिडेंट है। अभी सीन दोबारा से बाई की ओर आता है जहाँ पे हम लोग को बाई के सामने एक और स्टेटस विंडो ओपन होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे बोला गया था ईरान के एस्ट्रो एलिमेंट के ऊपर एक क्रिटिकल हिट देने की वजह से बाई का जो एस्ट्रो एलिमेंट है वो 50 पॉइंट इंक्रीज होता है। बाई इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद थोड़ा सा भी खुश नहीं होता क्योंकि ये जो 50 पॉइंट है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा कम होता है। अपने मन में इन सभी बातों को सोचते हुए बाई यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय होंग दोबारा से उठ खड़ा होने लगता है। बाई से बोलने लगता है कि तुम यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। होंग दोबारा से अपने शर्ट को कस के पकड़ता है और देखते ही देखते बाई के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए जाने लगता है, वो भी बाई को इस बार जान से मारने के लिए। होंग अभी इस अटैक को कर पाता उससे पहले यहाँ पे होंग का जो अंकल है वो यहाँ पे आ जाते हैं। होंग को वहीं पे रुकने के लिए बोलते हैं। अपने अंकल की बात को सुनने के बाद होंग वहीं पे रुक जाता है। होंग का अंकल जो कि इस एकेडमी का डीन है वो इस वक्त यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मौजूद है उन सभी से बोलते हैं कि तुम लोग वेकेनिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके होंगे, तो तुम लोग को यहाँ पे शो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ और रेस्ट करो। अभी तो होंग का अंकल होंग से बोलते हैं कि तुम घर जाओ और अपने वेकेनिंग के बारे में अपने फैमिली को बताओ। फैमिली, घर, इन सभी वर्ड को सुनने के बाद बाई को बहुत ही जोर से झटका लगता है। बाई को याद आता है कि उसका भी तो घर है। बाई अभी यहाँ से जाता उससे पहले होंग का अंकल बाई से बोलने लगते हैं कि हे तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल के अंदर मारपीट करना पूरी तरीके से माना है। लेकिन इस वक्त हम लोग को बाई को दिखाया जाता है जो कि होंग के अंकल की बातों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता। बाई इस वक्त अपने सिर को पकड़ के अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं तो इस बात को भूल ही गया था कि मैं 20 साल पहले लौट के आया हूँ। इसका मतलब मेरे मॉम डैड अभी भी जिंदा है। डैम इट, आखिरकार मैं इन सभी चीजों को कैसे भूल सकता हूँ। बाई अपने मन में इन सभी बातों को सोचते सोचते यहाँ से जाने लगता है। इस वक्त पीछे से होंग का अंकल बाई को हे करके पुकारने लगते हैं, लेकिन बाई बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता। वो इस वक्त दौड़ के सीधा अपने घर की ओर ही जाने लगता है। इसी वक्त होंग का अंकल नोटिस करते हैं कि उनके साइड में तो टीचर हुआंग खड़ी हुई है। तो इस वक्त वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए टीचर हुआंग से बोलने लगते हैं कि तुम अपने स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखना। टीचर हुआंग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होती, तो बेचारी टीचर हुआंग झुकते हुए माफी मांगने लगती है। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को होंग के अंकल के ऑफिस को दिखा जाता है और इस जगह पे होंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने अंकल से बोलने लगता है कि अगर वो कचरा थोड़ा सा भी लकी नहीं होता तो आज मैं उसे कुचल के रख देता और वो मेरे अटैकों को भी डॉच नहीं कर पाता। होंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद अंकल को आ जाता है गुस्सा। अंकल चिल्लाते हुए होंग से बोलने लगते हैं कि तुम फालतू की बकवास कर जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जब तुमने उस बच्चे के ऊपर चार्ज किया था तब उसने क्या यूज किया था? उस बच्चे ने उस वक्त एक हाई लेवल स्किल फ्लैश ब्लिंक का यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उस बच्चे ने पलक झपकने से पहले तुम्हारी बॉडी के जो वीकेस्ट स्पॉट है उसे ढूंढ लिया और उन्हें पल भर टाइम में इतना जोर से अटैक किया कि तुम्हारा डिफेंस टूट गया। इवन मैं अपने 15 सालों के बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस के बावजूद ऐसी चीजों को नहीं कर सकता। अपने अंकल की ऐसी बातों को सुनने के बाद होंग पूरी तरीके से चौंक जाता है। होंग को अभी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि उसका अंकल बाई के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर चीजें ऐसी है तो वो कभी भी बाई के साथ जीत ही नहीं सकता। होंग का अंकल होंग से आखिरी बार बोलता है, तुम उस बच्चे को जीतना सोच रहे हो, वो बच्चा उतना भी सिंपल नहीं है। और होंग के अंकल की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बाई को बहुत ही तेजी से अपने घर की ओर दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही दौड़ने के बाद इस समय बाई एक बिल्डिंग के सामने आके रुक जाता है। सामने की ओर देखते हुए, मतलब उसी बिल्डिंग की ओर देखते हुए बाई बोलता है, तो क्या मैं फाइनली आ चुका हूँ? बाई को इस वक्त अपने पास्ट के बारे में भी याद आने लगता है जहाँ पे उसका फादर उसे बहुत ही ज्यादा पीटा था और तो इसी दिन ही उसके फादर ने उसकी मॉम को मार दी थी। बाई अपने पास्ट के इन सभी बातों को सोचने के साथ ही बेहद ही परेशान होने लगता है। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बिल्डिंग के अंदर बाई के पिता को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त टीवी के अंदर किसी एक कॉमेडी शो को देखते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है। इसी कमरे के साइड के और ही हम लोग को बाई की मॉम को भी देखने के लिए मिलती है जो कि इस वक्त जो डिशेस है उसे साफ कर रही होती है। इसी वक्त दरवाजे पे बाई आ जाता है और बाई जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है तो बाई का पिता बाई से बोलते हैं, ओह तुम वापस आ गए, लगता है तुम अपने क्लासेस को आज जल्दी ही खत्म कर लिए। अपने पिता की बातों को सुनने के बाद बाई अभी रिप्ले में कुछ ना बोलते है अपने माँ की ओर ही देखने लगता है और तो बहुत ही ज्यादा भावुक भी हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है, मॉम अब जिंदा है। बाई अभी जैसे ही मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम अपने हाथों से इशारा करते हुए बाई से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गरम गरम नूडल्स बनाया हूँ। अपनी मॉम की बात को सुनने के बाद बाई का चेहरा पेल हो जाता है, लेकिन बाई इस वक्त अपने चेहरे पे मुस्कान लाके अपनी माँ से बोलता है कि मॉम आज मैं मछली का अचार खाना चाहता हूँ। बाई की बात को सुनने के बाद उसकी माँ दोबारा से इस तरह में बोलती है कि कल खा लेना, आज मैं ऑलरेडी नूडल्स को बना लिया हूँ। लेकिन इस समय बाई मछली के अचार को खाने के लिए थोड़ा सा जिद करता है तो इस समय उसकी मॉम दोबारा से इशारों में बोलती है, अरे यार तुम भी ना, चलो
मैं जाके लेके आती हूँ। इतना बोलने के साथ ही बाई की मॉम अभी यहाँ से बाजार की ओर जाने लगती है। बाई बोलता है मॉम मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन इसी समय पीछे से बाई के पिता बाई से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बाजार को अकेले जा सकती है। और बच्चे आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो यहाँ पे आके अपने पिता को एक बार हाय भी नहीं बोले। और क्या आज तुम्हारा वेकनिंग डे नहीं था? तो जल्दी से मुझे अच्छी खबर सुनाओ। बाई के पिता इस बात को बोलने के साथ ही फ्रिज के अंदर से दो वाइन के बोतल को बाहर की ओर निकलता है। बाई के पिता के ऊपर हम लोग को एक स्टेटस विंडो भी देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे पता चलता है बाई के पिता का जो लेवल है वो 26 है और स्किल से इलेक्ट्रिक वॉरियर है। बाई के पिता अभी बाई से बोलते हैं कि आज मैंने जल्दी जल्दी काम को खत्म करके तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए घर आ गया। अपने पिता की बात को सुनने के बाद बाई इस वक्त थोड़ा डरते हुए बोलता है कि लेकिन आज तो मेरा वेकनिंग नहीं हुआ। आज के दिन मेरा लक नहीं था। वेकनिंग में ज्यादा टाइम लेने की वजह से आज मैं वेकनिंग नहीं कर पाया। बाई की इतनी सी ही बात में बाई के पिता गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से के साथ बाई से बोलने लगते हैं कि तो तुम इतना जल्दी घर कैसे आ गए? और तो हमारे पड़ोसी का बेटा वो एक घटिया रैंक में वेकनिंग हुए है। वो और उसके पिता दोनों ही पूरी तरीके से घटिया है और मैं इतना आशा तो कर ही सकता हूँ कि मेरा बेटा एक अवैस रैंक में तो वेकनिंग करेगा ही। तो मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन से रैंक में वेकनिंग किए हो? इन सभी बातों को बोलते हुए बाई के पिता बाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन बाई इस समय अपने आप को संभालते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने पिता से बोलता है कि मैंने कुछ भी वेकनिंग नहीं किया। बाई आके और कुछ बोलता या फिर कुछ करता उससे पहले बाई के पिता एकदम सीधा बाई के सिर पर फोड़ देता है और बाई से बोलता है डस्ट रैंक। अभी एक गुस्सेल भरी पिताश्री और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आग बाबूला होते हुए बाई से बोलने लगते हैं कि तुम एकदम घटिया हो। आखिरकार कैसे एक डस्ट रैंक को वेकनिंग कर सकते हो? तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया। इतना बोलने के साथ ही बाई के पिता बहुत ही जोरदार एक लात बाई के चेहरे पर दे मारता है। नरेटर अभी हम लोग को बोलता है कि पिछली जिंदगी में भी जब बाई के पिता को इस बात का पता चला कि बाई ने तो एक डस्ट रैंक को वेकनिंग किया है, तो बाई के पिता का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उस टाइम पे बाई को बचाने के लिए बाई की मॉम आगे आई थी। लेकिन उस वक्त खुद के गुस्से के कारण बाई के पिता ने बाई की मॉम को लगातार घंटों तक पीटे थे। उस दिन बाई की मॉम की एक पैर टूट गई थी और सिर पे ज्यादा चोट लगने की वजह से जो मेंटालिटी है वो भी अनस्टेबल हो गई। नरेटर की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बाई को लात खाने की वजह से जमीन के ऊपर पड़ा हुआ देखते हैं। इसी समय बाई के पिता बाई को उठ खड़ा होने के लिए बोलते हैं। अभी तो हम लोगों को बाई के पिता के रैंक के बारे में भी पता चलता है, जो कि है एक सी क्लास एवाइस रैंक। मतलब यहाँ पे बाई के पिता बाई से बेहद ही ताकतवर है। बाई तो छोड़ो, हमसे भी बहुत ही ताकतवर है। बाई के पिता इस वक्त बाई के बालों को ये बोलते हुए पकड़ते हैं कि मुझे तुम्हारे मॉम को तुम्हें जन्म देना ही नहीं चाहिए था। और इतना बोलने के साथ ही बहुत ही जोरदार एक मुक्का सिर के ऊपर दे मारते हैं। बेचारा बाई यहाँ पे उसे कुछ करने का या फिर अपने आप को डिफेंस करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलता। बाई के पिता बाई को इसी तरीके से पीट ही रहा था, लेकिन इसी समय उसकी मॉम घर के अंदर आ जाती है। अपने पति को बाई को इस तरीके से पीटता हुआ देखने के बाद बहुत ही डर जाती है। बाई इतनी जल्दी अपने मॉम को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है। तो इस वक्त हम लोगों को पता चलता है कि बाई की मॉम इतनी जल्दी घर इसलिए आ पाई क्योंकि वो दौड़ते हुए मार्केट से घर आई थी, क्योंकि उन्हें ये पता थी कि बाई स्कूल से आने के बाद बहुत ही भूखा है। लेकिन बेचारी को क्या पता थी कि बाई को घर के अंदर इस तरीके से धोया जा रहा है। बाई के पिता बहुत ही गुस्से के साथ बाई की मॉम से बोलने लगते हैं कि चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुमने किस तरीके की एक कचरे को जन्म दी है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को बाई के पिछले जिंदगी का एक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई एक प्रिजन के अंदर बंद होकर रखा था। बाई के सामने वाला प्रिजनर बाई से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम एक फर्स्ट ग्रीन टायर प्रोफेशन एडवांसर हो। आमतौर पर किसी प्रोफेशन को कम से कम ब्लू टायर पर होना चाहिए और ये रैंक तक पहुंचना जरूरी है, तभी वो प्रोफेशन एडवांसमेंट स्टेज पर एंटर कर सकता है। तो मुझे बताओ आखिरकार तुमने इतना जल्दी एडवांसमेंट कैसे कर लिया? और सिर्फ एडवांसमेंट ही नहीं, तुम डायरेक्टली ग्रीन टायर से एकदम सीधा प्लेटिनम टायर पे ट्रांसफॉर्म हो गए। और तुमने ऐसा क्या जिसके कारण तुम्हें अरेस्ट करके एकदम सीधा यहाँ पे लाए गए। प्रिजनर की इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ प्रिजनर से बोलता है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की? उसने मेरी मॉम को मारते दम तक मारा। बाई के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। बाई का फादर अभी भी बाई की ओर गुस्से से देख रहा था और देखते ही देखते दोबारा से बहुत ही जोरदार एक मुक्का मार के बाई को पीछे की ओर कर देता है। सिर पर बहुत सारे लगातार मुक्के को खाने के बाद और पहले वाइन के बोतल फोड़ा जाने के कारण बाई के सिर से अभी ब्लीडिंग भी हो रहा होता है। बाई धीरे धीरे करके दोबारा से उठने लगता है। बाई की मॉम भी बाई के पास आ जाती है बाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन सभी चीजों को देखने के बाद बाई का फादर सबसे पहले दरवाजे को बंद करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सामने की ओर आके जो चेयर है उसे उठाने लगता है। बाई के फादर
फादर अभी बाई की मॉम से बोलने लगते हैं कि उस दिन जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। मैंने सोचा था बाई फैमिली को दोबारा से खड़ा करने के लिए यही एक चांस है। मेरे अलावा बाई फैमिली के वो दो कचरे कभी भी बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता था। बाई परिवार को अब भी मुझ पर ही निर्भर रहना होगा ताकि मैं अपने एंसेस्टर का नाम रोशन कर सकूं। तो आखिरकार कैसे उसने सबसे ज्यादा कचरे से कचरेदार एक ग्रीन टायर के प्रोफेशन को अवेकनिंग किया। तो बेसिकली यहाँ पे बाई के पिता बाई की मॉम को ही इन सभी चीजों के कारण ब्लेम कर रहे होते हैं। बाई के पिता अपने साथ जो चेयर लेके आए थे उसके माध्यम से बाई की मॉम के ऊपर बहुत ही जोर से एक अटैक करने लगते हैं। अटैक जाके बाई की मॉम के सिर पे लगता। उससे पहले ही बाई अपना जो फ्लैश ब्लिंक स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते बहुत ही जोरदार एक काउंटर अटैक अपने फादर के और ही मार देता है। बाई का ये जो अटैक है इसकी वजह से अभी ये डैडी उड़ता हुआ पीछे की ओर जाने लगता है। बाई इस अटैक को करने के बाद अपने फादर से बोलने लगता है मेरी मॉम को टच मत करना। अटैक की वजह से अपने हाथ पर काटमार को देखने के बाद बाई के फादर बोलते हैं इंटरेस्टिंग। बाई की इस करतूत की वजह से बाई की मॉम भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। दूसरी ओर बाई के फादर दोबारा से बाई को पीटने के लिए मूड में आ गया होता है। धीरे धीरे करके बाई के और ही बढ़ने लगता है। बाई अभी डिफेंस मोड में आते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है वह चीज शायद से और ज्यादा टाइम लेगा तो मुझे इन्हें सबसे पहले ब्लॉक करना होगा। बाई डिफेंस मोड में आते हुए इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय वो देखता है उसके फादर तो बहुत ही स्पीड के साथ उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया होता है। अपने एक हाथों से उसकी शर्ट को भी पकड़ लिया होता है और देखते ही देखते बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है बाई के पेट के ऊपर और इस एक ही अटैक में बाई की हालत बहुत ही खराब हो जाता है। बाई समझ जाता है कि यही असली गैप है दोनों के पावर की। बाई के फादर दोबारा से बाई के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के बाई बहुत ही स्पीड के साथ उसके फादर के कमर में जो चाबी थी उसे छीन लेता है और बाई के फादर को इसके बारे में घंटा भी पता नहीं चलता। वो तो इस वक्त बाई के ऊपर अटैक को कर दिया होता है और इस अटैक को बाई अपने दोनों हाथों को सामने की ओर करके बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। बाई के फादर अभी बाई से बोलने लगते हैं कि एक वीक प्रोफेशन होना तुम तो तब तक मार खाना डिजर्व करते हो जब तक कि ना मारा जाते हो। अपने फादर की इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई बहुत ही परेशान होते हैं। अपने मन में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जन्म में किसी भी हादसे को दोबारा से दोहराने नहीं दूंगा। अभी बाई के फादर साइड में रखा हुआ एक और चेयर को उठा लेते हैं बाई को पीटने के लिए, लेकिन इसी समय दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। बाहर से कोई चिल्लाते हुए दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है। अचानक से यहाँ पे किसी को आते हुए देखने के बाद बाई के फादर बहुत ही परेशान हो जाता है। बोलने लगते हैं कि ऐसे टाइम पे कौन आ गया मेरे मूड को बिगड़ाने के लिए। इस वक्त हम लोग को बाई को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही बोलता है तो फाइनली वे लोग यहाँ पे आ गए हैं। बाई के इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से उसके फादर की ओर आता है जहाँ पे वो बहुत ही गुस्से के साथ दरवाजे को ओपन करके पूछने लगते हैं कौन हो तुम लोग। सामने की ओर इस वक्त हम लोग को तो इंस्पेक्टर को दिखाए जाते हैं जो लोग अभी बाई के फादर से बोलने लगते हैं हम लोग कितनी देर से दरवाजे को नॉक कर रहे थे, आखिरकार तुम अंदर किस काम में बिजी थे। अचानक से यहाँ पे इंस्पेक्टर को देखने के बाद बाई के फादर की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अभी इंस्पेक्टर बाई के फादर को पोस्टर को दिखाते हुए पूछने लगते हैं हम लोगों ने सुना तुम्हारे बिल्डिंग के आसपास ये जो वांटेड क्रिमिनल है इसे देखा गया है, तो क्या तुमने सस्पिशियस किसी को नोटिस किया है। इंस्पेक्टर के इन सभी बातों को सुनने के बाद बाई के फादर हंसते हुए बोलने लगते हैं कि हा इस पर्सन को तो हर रोज टीवी में दिखाया जाता है, तो अगर इस पर्सन को हम लोग कभी भी देखते हैं तो जरूर से आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे। बाई के फादर इतना भूल ही रहे थे। इसी समय इंस्पेक्टर की नजर जख्मी बाई के ऊपर जाता है। इंस्पेक्टर तुरंत ही बाई के फादर से पूछने लगते हैं तुम्हारे बेटे की हालत ऐसे कैसे हो गई। तो इस समय बाई के फादर चपलूसी मारते हुए ऑफिसर से बोलने लगते हैं कि एक्चुअली में मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। वो ग्रोसरीज में कुछ खरीदारी करने के लिए गया था लेकिन वहाँ पे गिर गया था। तो सर आपको इन सभी छोटी मोटी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाई के पिता इन सभी बातों को बोल के ऑफिसर को यहाँ से भगाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन इसी समय बाई पीछे से बोलने लगता है कि नहीं ऑफिसर इन्होंने ही मुझे मारा। अपने बेटे की इस अनएक्सपेक्टेड बातों को सुनने के बाद उनकी मानो पैरों के तले जमीन पूरी तरीके से खिसकी गई हो। बाई के फादर पूरी तरीके से हैरानी हो जाते हैं। अभी हम लोगों को कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को पता चलता है ये जो इंस्पेक्टर है इन्हें तो कॉल करके बाई यहाँ पे बुलाया होता है और यहाँ पे इतना जल्दी इंस्पेक्टर को आता हुआ देखने के बाद और इन लोग की जो इन्वेस्टिगेशन स्पीड है इसे देखने के बाद बाई भी पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाता है। सीन दोबारा से इंस्पेक्टर की ओर आता है। इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बाई के पिता से इसके बारे में पूछने लगते हैं। तो इस समय बाई के पिता हंसते हुए नाना तू करते हुए बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैं अपने खुद के ही बेटे को कैसे मार सकता हूँ, मेरा भी दिल है यार। बाई के पिता चापलूसी कर ही रहे थे, लेकिन इसी समय बाई दोबारा से इंस्पेक्टर से बोलने लगता है कि मेरे शरीर में जितने भी चोटें हैं ये सभी इस बार से नहीं दिए हैं। लात घुसा चेयर और तो मेरे सिर पे वाइन के बोतल को भी फोड़ा और यहाँ पे मेरी चोटों की गंभीरता अभी के अभी आंकी जा सकती है।
एक बच्चे के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी इंस्पेक्टर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। लेकिन बाई के पिता बाई के और ही गुस्से भरी आंखों से घुट घुट के देखने लगते हैं। लेकिन बाई यहीं पे नहीं रोकता, वो दोबारा से बोलने लगता है कि कोई भी अवेकनर जो कि अपनी गुस्से भरी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाता और इन्हीं आदतों की वजह से दूसरे को चोट पहुंचाता है। इन सभी लोगों के लिए अवेकनिंग मैनेजमेंट रेगुलेशन के अंदर चैप्टर 4 आर्टिकल 8 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, उस पर्सन को 15 दिनों के लिए अवेकनिंग प्रिजन के अंदर डाल दिया जाएगा। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इन सभी नॉलेज भरी बातों को सुनने के बाद दोनों इंस्पेक्टर ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। लेकिन बाई के पिता बाई की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो इस वक्त बहुत ही गुस्से के साथ बाई से गाली देते हुए बोलने लगते हैं कि कचरे कहीं के, क्या तूने अपने दिमाग को खो बैठा है। लेकिन इसी समय इंस्पेक्टर बाई के पिता को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। बाई के पिता यहाँ पे रजिस्ट करने की कोशिश तो करते हैं और दोबारा से बाई को पीटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उसे पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। फाइनली बाई के पिता को यहाँ से लेके जाने के बाद सभी चैन से सांस लेते हैं। बाई अपनी मॉम की ओर देखता है कि उन्हें कुछ चोट लगी है या नहीं, लेकिन यहाँ पे बाई की मॉम दौड़ के आके बाई को अपने गले में लगा लेती है। बाई भी अपने मानी मन खुश होते हुए बोलने लगता है कि इस बार मैंने अपनी मॉम को बचा लिया और यहाँ पे मेरे फादर को आने में अभी भी 15 दिन बाकी है, तो मेरे पास अभी ताकतवर बनने के लिए इनफ टाइम है। और इतना सोचने के साथ ही बाई अभी अपने मॉम को रेस्ट करने के लिए बोलने लगता है। अभी तो हम लोग को बाई के हाथ में उसी चाबी को भी देखने के लिए मिलती है। बाई इस वक्त चाबी को लेके टेबल के साइड में जो ड्रॉयर है उसके पास जाता है। बाई अभी जैसे ही ड्रॉयर को साइड की ओर हटाता है तो हम लोग को ड्रॉयर के पीछे एक छोटा सा तिजोरी देखने के लिए मिलता है। बाई इस वक्त तिजोरी को उसी चाबी के माध्यम से खोलता है और तिजोरी के अंदर से एक डैगर को बाहर की ओर निकालता है। और ये जो डैगर है इसको लेके ही बाई जो डिमैंड डीन है उस जगह पे अकेला जाने के बारे में सोचता है। बाई की ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। बाई डैगर को लेके एक अलग ही जगह पे आ गया होता है और बाई के सामने एक टूटी फूटी बिल्डिंग को भी दिखाई जाती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक पुलिस स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है और इसी स्टेशन के अंदर हम लोग को बाई के पिता को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस वक्त खड़े खड़े पुलिसों का तमाशा देख रहे होते हैं। एक डेस्क के ऊपर इस वक्त हम लोग को उसी वांटेड पोस्टर को भी देखने के लिए मिलते हैं। और पता नहीं ये चीज सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर आप लोगों को भी लग रहा है कि डेस्क के ऊपर ये जो वांटेड पोस्टर है ये बाई के पिता से थोड़ा बहुत मैच खा रहे हैं। आप लोग ना कमेंट करके बोलना। पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस है वे लोग आपस में इसी चीज के बारे में बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय बाई के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि वाइस कैप्टन मुझे इस बार के लिए माफ कर दो, और वैसे भी ये मेरा पहली बार ही था तो मैं दोबारा से और ऐसा कभी नहीं करूंगा। बाई के पिता यहाँ पे थोड़ा बहुत घुस देने की बातें भी बोलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर बाई के पिता की इस बात से बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। इंस्पेक्टर की बातों से अभी हम लोग को ये भी पता चलता है कि बाई के पिता और ये जो इंस्पेक्टर है दोनों ही एक टाइम पे सेम गिल्ड में थे और उस गिल्ड में ये जो इंस्पेक्टर है ये वाइस कैप्टन हुआ करता था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को भली बात ही पता है कि बाई के पिता का जो गुस्सा है वो किस लेवल पर है। बाई के पिता को अभी इंस्पेक्टर ज्यादा कुछ न बोलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर की यहाँ से जाते ही हम लोग को यहाँ पे एक और ऑफिसर को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटों को संभालते हुए बाई के पिता से बोलने लगता है कि तुम कल तक वेट कर लो, कल ही तुम्हें अवेकनर प्रिजन के अंदर डाल दिया जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही ये ऑफिसर भी यहाँ से चले जाता है। सभी के यहाँ से जाने के बाद बाई के पिता का गुस्सा अपने चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं। बाई के पिता अभी रेड कलर की ऑर्डर रिलीज करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ बोलने लगते हैं कि बाई मैं तुझे देख लूंगा। बाई के पिता की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बाई को उसी बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है। बाई अभी आगे की ओर जाते जाते हम लोगों से बोलता है कि ये जो डेमोनिक गुफा है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डेमोनिक बीस्ट रहते हैं और रिसोर्स के तौर पे बहुत सारे डेमोनिक मिनरल्स भी पाया जाता है और इस तरीके की किसी जगह उस पर्सन के लिए बेस्ट होता है जो कि अपने क्लास को एडवांस करना चाहता हो। इन सभी बातों को बोलते बोलते बाई इस वक्त एक कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आने के बाद किताबों के साइड वाला जो दरवाजा है उसको बाई बहुत ही जोर लगा के खींचता है और देखते ही देखते वो ओपन भी हो जाता है। लेकिन अभी जैसे ही ये वाला दरवाजा ओपन होता है तो हम लोग को दरवाजे के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो रेड कलर की डेमोनिक एनर्जी है वो रिलीज होता हुआ देखने के लिए मिलती है। तो बाई भी बिना किसी देरी करे अपने आसपास देखते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं। बाई इस वक्त अपने ऑर्डर को रिलीज करते हुए अंदर की ओर जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे खुद से ही अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, जितना हो सके उतना लेवल अप करना होगा। लेकिन इस वक्त कुछ दूर तक ही जाने के बाद बाई की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। बेचारा बाई अभी करे तो करे क्या, वो इस वक्त इसी ठंड के अंदर ही कांपते कांपते अंदर की ओर जाने लगता है। बाई अभी जैसे ही और थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है तो उसे सामने की ओर एक स्नो बेयर को देखने के लिए मिलता है। स्नो बेयर को देखने के बाद बाई समझ जाता है कि ये जो बीस्ट है ये एक E8 रैंक का बीस्ट है जो कि उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। तो बाई इसे इग्नोर मार के यहाँ से जाने के बारे में सोचता है। लेकिन इसी समय बाई के प्लान को
चौपाट करते हुए पीछे से एक उल्फ भागते हुए बाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। बाई उल्फ को देखने के बाद समझ जाता है कि ये बीस्ट ई रैंक का है और यहाँ पे ई रैंक मतलब बाई से बेहद ही ताकतवर। तो इस समय बाई सबसे पहले उल्फ के अटैक को डॉज करके पीछे की ओर आ जाता है। उल्फ जैसे ही दोबारा से बाई के ऊपर अटैक करता है, इस बार बाई अपने डैगर के माध्यम से उल्फ के अटैक को ब्लॉक करता है, उल्फ को अपने से दूर कर देता है और इसके साथ ही बहुत ही तेजी से जाके उल्फ को बीच में से ही काट देता है। उल्फ को मारने के बाद बाई इस वक्त बोलने लगता है कि ये जो ए रैंक का डैगर है ये हम लोग के घर में एक पर्सनल तिजोरी में छुपा हुआ था और ये एक ऐसा डैगर है जो कि मार्केट में भी नहीं मिलेगा और मेरे कॉम्बैट पावर में जितनी भी कमियां हैं ये डैगर उन सभी को पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन बिस्टों के पास भी डिफेंस होती है, भले ही मैं बिस्ट के वाइटल पॉइंट पे अटैक ही क्यों ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे बिस्ट को मार गिराने में 3-4 बार तो काट लगाना ही पड़ रहा है। सच में अब मुझे मेरे एल रैंक का याद आ रहा है। बाई के इतना बोलने के साथ ही उसके सामने उसका स्टेटस विंडो दोबारा से ओपन होता है, जहाँ पे उसका जो एक्सपीरियंस है वो 52 पॉइंट से इंक्रीज होता है। बाई भी समझ जाता है कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट पूरा करने के लिए अभी भी 50 के करीब उल्फों को मारना होगा, जिससे कि वो लेवल 2 पे पहुंचेगा। बाई अभी ये भी देखता है कि उसका जो क्लाउड एलिमेंट है वो भी 50 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। बाई अपने स्टेटस विंडोज को देख ही रहा था। इसी समय यहाँ पे और भी बहुत सारे उसी तरीके के उल्फ आ जाते हैं। बाई पूरी तरीके से चौंक जाता है। इन सभी उल्फ के अंदर हम लोग को उल्फ किंग को भी देखने के लिए मिलता है। उल्फ किंग और बाकी जितने भी उल्फ थे वो सभी धीरे धीरे करके बाई को घेरने लगते हैं। बाई भी समझ जाता है कि उसने अभी जिस उल्फ को मारा है उसी की ही ब्लड की स्मेल की वजह से ये सभी उल्फ यहाँ पे आए हैं। अभी ये सभी उल्फ मिलके बाई के ऊपर अटैक करता। उससे पहले बाई बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इन सभी उल्फ के वाइटल पॉइंट पे क्रिटिकल अटैक करने लगता है। यहाँ पे बाई अपनी बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ उल्फ के अटैक से अपने आप को डॉज करा था और देखते ही देखते इन सभी उल्फ के ऊपर काउंटर अटैक भी करता। इसी तरीके से कुछ देर तक फाइट करने के बाद बाई यहाँ पे बहुत सारे उल्फों को मार गिराता है और इसके साथ ही उल्फ किंग के साथ फाइट करने लगता है। बाई दोबारा से अपनी स्पीड को यूज करके बहुत सारे स्लैशेस उल्फ किंग के ऊपर दे मारता है और देखते ही देखते उल्फ किंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराता है। उल्फ किंग को मारने के बाद बाई के पास स्टेटस विंडो ओपन होता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है लेवल 1 का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होने की वजह से बाई इस वक्त लेवल 2 पे पहुंच चुका है। इन सभी उल्फ को मारने की वजह से बाई के हाथ में इस वक्त हम लोग को स्नो उल्फ डायमंड नाम का रेड कलर का एक क्रिस्टल को देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद बाई अभी और भी ज्यादा अंदर की ओर जाने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही जाने के बाद बाई अभी जैसे ही अपने पीछे की ओर देखता है तो वो इस वक्त यहाँ पे और भी बहुत सारे उल्फ को देखता है। तो बाई इस वक्त इन सभी से डायरेक्टली फाइट न करता हुआ एकदम सीधा सामने की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन बाई दौड़ते दौड़ते पीछे की ओर बहुत सारे स्लैशेस भी मार रहा होता है और यहाँ पे बाई का ये जो स्लैशेस है ये कोई नॉर्मल स्लैश नहीं होता, ये तो बहुत ही ताकतवर होता है। स्लैशेस की वजह से पैर भी मक्खन की तरह कट जाता है। बाई अभी पूरे जंगल के अंदर हल्ला मचा देता है, जिसके कारण बहुत सारे बीस्ट बाई के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच बाई को चारों ओर से घेर लिए जाते हैं। अभी इन सभी बीस्ट मिलके बाई के ऊपर अटैक करता। उससे पहले इन सभी के पीछे बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है। धमाका को देखने के बाद बाई अपने मन में ही बोलता है तुम भी अट्रैक्ट हो चुके हो। और बाई की इतना बोलने के साथ ही देखते धमाके के अंदर से बी लेवल का एक थंडर बियर सामने की ओर आता है, जो कि अपने रास्ते में जितने भी उल्फ थे उन सभी को एक ही झटके में मार गिराता है। अभी ये थंडर बियर बहुत ही गुस्से के साथ उसके सामने जितने भी बीस्ट थे उन सभी के ऊपर ही अपने क्लॉ से अटैक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठा के इस समय बाई अपनी स्पीड को यूज करके बहुत सारे बीस्टों को मार गिराता है। बाई इस वक्त अपने मन में बोलने लगता है मुझे बियर के अटैकों से अपने आप को बचाना होगा और उसके बाद बाकी के जितने भी मॉन्स्टर बियर की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं उन सभी को एक एक करके मारना होगा। बाई अभी ऐसा ही करता है, वो बहुत ही स्पीड के साथ बियर की वजह से जितने भी डिस्ट्रैक्ट मॉन्स्टर है उन सभी को चुन चुन के मारता है और यहाँ पे बाई को हर एक मॉन्स्टर को मारने की वजह से 56 करके एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। यहाँ पे बचे कुछ जितने भी उल्फ थे वे सभी बाई से डरने लगते हैं। जो थंडर बियर है उससे दूरी बनाने लगते हैं। बाई इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि बियर की मदद के बावजूद मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। बाई अभी इस बात को भी समझ जाता है कि फिलहाल के लिए वो इन सभी से एक साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। तो इस समय बाई अपने डैगर के माध्यम से जमीन के ऊपर बहुत ही जोरदार एक बाढ़ करता है। देखते ही देखते ये जमीन पूरी तरीके से चूर-मुड़ होने लगता है। बाई इस वक्त बोलने लगता है कि इन सभी मॉन्स्टरों को मारने के टाइम पे मैंने एक चीज अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया कि मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये कोई लेक या नदी का ऊपरी तल नहीं है जो कि ठंड के मारे जम चुका है,
बल्कि ये तो एक कैनियन है। बाई उसके और मॉन्स्टरों के बीच गड्ढे को करके शांति से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाई के शांति को भंग करता हुआ अभी पीछे की ओर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी एकदम उछल के बाई की ओर आ जाते हैं। इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है जो थंडर बियर है वो तो उल्फ के ऊपर और अटैक नहीं करता, बल्कि सभी के सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के बाई की ओर ही घूमने लगता है। बेचारा बाई अभी समझ जाता है कि उसके पास बचा कुचा जितने भी स्टेमिना है उन सभी को मिला जुला कर इन सभी से फाइट करना ही होगा। बाई इन सभी बिस्टों के साथ फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार कर ही रहा था। इसी समय उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है क्या मैंने अभी आइस मैजिक को महसूस किया? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाई परेशान होते हुए इतना बोल ही रहा था। इसी समय हम लोग को आइस मैजिक को इन लोग के और ही आते हुए दिखाया जाता है। बाई जल्दी से अपनी जगह से हट जाता है, लेकिन बेचारा मॉन्स्टर वे सभी एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं और बर्फ के अंदर जम जाते हैं। सीन चेंज होके बाई के और आता है। बाई जो कि अभी भी यहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन अचानक से आइस मैजिक की वजह से उसका एक पैर पूरी तरीके से जम जाता है। यहाँ पे बेचारा बाई की किस्मत इतना ज्यादा फट होता है कि वो जस्ट किनारे पे आके ही जम गया होता है। बाई को अगर यहाँ पे और थोड़ा सा टाइम मिलता तो वो एक ही छलांग में दूसरी ओर चला जाता। बाई बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सामने की ओर देखता है तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे डेमोनिक मंकी को देखने के लिए मिलते हैं, जिन लोगों का लेवल 10 होता है और रैंक ई रैंक होता है। और इन सभी मंकियों का जो बॉस है वही एक्चुअली में इस डेमोनिक गुफा का बॉस होता है। जैसा कि ये सभी बंदर है, इसी कारण बहुत ही ज्यादा चालाक भी होता है। बाई के आने के वक्त से ही ये लोग गुफा के अंदर छिपे हुए थे एक सही मौके के तलाश में, जो कि अभी इन लोगों को मिला। अभी देखते ही देखते आइस मैजिक की वजह से बाई की बॉडी पूरी तरीके से जम जाती है। बाई समझ जाता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो जल्दी ही मारा जाएगा। इसी समय मंकी बॉस अपनी उंगलियों के इशारे में एक मंकी को बाई को मारने के लिए बोलता है। तो इस समय एक मंकी दौड़ के बाई की ओर ही जाने लगता है। मंकी को अपने ओर ही आता हुआ देखने के बाद बाई अपने मन में ही बोलता है तो मेरे पास अभी सिर्फ यही एक ही मौका बचा हुआ है। मंकी अभी जैसे ही बाई के ऊपर अपने स्टिक के माध्यम से अटैक करता है, वैसे ही बाई अपनी पावर को यूज करके बर्फ को तोड़ देता है। बाई की इस कारतूत की वजह से मंकी बॉस भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सीन दोबारा से बाई की ओर जाता है, जहाँ पे फोर्सफुली अपनी पावर को यूज करने की वजह से बाई बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसकी शरीर से खून भी पहाड़ की ओर आने लगता है। बाई यहाँ पे सोचता है कि उसे सबसे पहले जो डीमन मंकी बॉस है उसे ही मारना होगा, लेकिन यहाँ पे डीमन मंकी बॉस ही होता है। वो अपने हाथ को ऊपर की ओर करके जो बियर मॉन्स्टर था उसके बर्फ को तोड़ देता है, जिसके कारण अभी बियर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बाई की ओर ही घुड़ घुड़ के देख रहा होता है। बाई बेचारा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं होता है कि वो एक साथ दोनों जातियों के साथ फाइट करे। बाई परेशान होते हुए खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय एक डेमोनिक मंकी बहुत ही तेजी से आके अपने स्टिक के माध्यम से बाई के ऊपर अटैक कर देता है। बाई यहाँ पे उसके अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसी टाइम पे एक और मंकी बाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो अभी दोनों मंकियों को एक साथ अटैक करता हुआ देखने के बाद बाई कूद के पीछे की ओर आ जाता है। बाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने मन में ही बोलने लगता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी बचा कुचा कोई भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। बाई परेशान होते हुए इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय जो थंडर बियर है वो भी बहुत ही तेजी से बाई के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए आने लगता है। बाई इस वक्त अपने डैगर से थंडर बियर के अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन अटैक इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि अटैक की फोर्स की वजह से बाई पीछे की ओर उड़ जाता है। बाई यहाँ पे खुद को संभाल के शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत नहीं हो पाता। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ मौत ही दिखाई देता है। ऊपर से वो डीमन मंकी बॉस जो कि अपने स्टिक को ऊपर की ओर करके किसी एक मैजिक फॉर्म को करने लगता है और तौर बाई की ओर देख के हंस भी रहा होता है। देखते ही देखते वो डीमन मंकी बॉस एक स्नो स्टॉर्म को बाई की ओर ही लॉन्च कर देता है। बाई इन सभी चीजों से बचने के लिए अभी दूसरी ओर कूद पड़ता है, लेकिन इसी समय मंकी बॉस बाई के पैरों को दोबारा से बर्फ से जकड़ लेता है। बेचारा बाई दूसरी ओर पहुंच नहीं पाता, कैनियन से एकदम सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। बाई को इस तरीके से गिरता हुआ देखने के बाद मंकी बॉस बहुत ही खुश हो जाता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को बाई के घर के और का सीन दिखाया जाता है। बाई की मॉम सुबह सुबह बाई को जगाने के लिए आती है, लेकिन कमरे के अंदर बाई को न देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। बाई की मॉम को अभी तो बिस्तर के ऊपर एक लेटर को भी देखने के लिए मिलती है। तो आंटी जी अभी जैसे ही लेटर को पढ़ती है, आंटी जी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। आंटी जी अपने मन में बोलती है कि अगर बाई अपने दोस्त के घर जाता तो वो ऐसे लेटर को छोड़ के ना जाता। वो सीधा मुझसे पूछता, बाई आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? जब से तुम कल स्कूल से लौटे हो तब से ही तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा है। बाई की मॉम की इतना सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से डेमोनिक गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों ओर बाई का जो खून है वो इधर उधर बिखरा हुआ था। बाई इस वक्त एक बर्फ के स्पाइक को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि उस वक्त जब मैंने इस ब्रिज को तोड़ा था तब लगभग 100 से भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट इस कैनियन के अंदर गिरे थे और उन सभी के किल की वजह से बाई का जो लेवल है वो 3 से बढ़ गया था। लेकिन बाई के हिसाब से
जो 100 डेमोनिक बीस्ट नीचे की ओर गिरे थे। अगर फेस अभी ही मारा जाता तो बाई का लेवल अप और भी ज्यादा होता। तो बाई अंदाजा लगाता है कि 100 में से लगभग 60 के आसपास डेमोनिक बीस्ट मारा जा चुके हैं और बाकी के डेमोनिक बीस्ट इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद सर्वाइव कर चुका है। हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे बाई भी नीचे गिर के मारा जाता अगर वो नीचे की ओर इस बहती हुई नदी को ना देखता। बेचारा बाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होने लगता है। बेचारा बाई को बहुत ही ज्यादा कमजोर भी महसूस होने लगता है। बाई अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझ जाता है कि वो आज अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। लेकिन बेचारा बाई को यहाँ पर भी चैन नहीं मिलता। बाई का चैन चुराने के लिए यहाँ पे क्लाउड एलिमेंट वाला लेवल 9 का एक बीस्ट आ जाता है। बाई जिसको कि इन सभी चीजों के बारे में घंटा भी नहीं पता था, वो तो इस वक्त अपनी बेहोशी के हालात में था और तौर अपनी पुरानी दिनों की बातें ही याद कर रहा था, जहाँ पे वो अपने टीममेटों के साथ किस तरीके से रहता था। और तौर बाई इस वक्त अपनी माँ को भी याद करने लगता है। अभी इन सभी चीजों के साथ ही बाई को अभी उसी डीमन मंकी के चेहरा भी याद आता है, जो कि कुछ देर पहले बाई को नीचे की ओर गिरता हुआ देखने के बाद हंस रहा था। यहाँ पर बाई का दिमाग इतना ज्यादा सटिया जाता है कि बाई को इस वक्त अपने फादर के साथ साथ वही मतलब उसके पास्ट लाइफ में जो लौंडा उसके पूरे टीम को वाइप आउट कर दिया था उसके चेहरा भी याद आता है, जहाँ पे ये दोनों मिलकर बाई को ये बोल रहे होते हैं, तेरे लिए चीजें यहीं पे खत्म होती है, जा नरक में जा। बेहोशी की हालत में इन सभी चीजों को देखने के बाद बाई के मन के अंदर आग जलने लगता है। वो इस वक्त अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इस वक्त हम लोग को दोबारा से वही साइबर टूथ बीस्ट को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त बाई को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन सही टाइम पे बाई अपने डैगर को निकाल के साइबर टूथ के मुंह के अंदर फंसा देता है। मुंह के अंदर डैगर फंसने की वजह से बेचारा साइबर टूथ की हालत बेहद ही खराब हो जाता है। साइबर टूथ को अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो जोर जोर से गुंगरा रहा होता है। लेकिन इस समय बाई कहाँ पे रुकने वाला है। बाई बहुत ही जोरदार एक अटैक उसके चेहरे के ऊपर मार देता है, जिसके कारण उसका एक दांत भी टूट जाता है। बाई की इन सभी किया धरा की वजह से साइबर टूथ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से के साथ दोबारा से बाई के सामने आता है, लेकिन इस पर बाई भी अपनी ताकत को इकट्ठा करके उठ खड़ा होने लगता है और इसके साथ ही अपनी बॉडी से गोल्डन कलर की जो ऑरा है उसे निकालने लगता है। देखते ही देखते बाई के आसपास हम लोग को और भी बहुत सारे बीस्टों को देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी बीस्ट है वे सभी कैनियन के ऊपर से सिर्फ बाई को मारने के लिए ही नीचे आया होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बीस्टों को देखने के बाद बाई अपना जो एड्रेनालिन है उसे बहुत ही ज्यादा स्पाइक करता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। वो अपने आप को फोर्सफुली एडवांसमेंट में करने लगता है। बाई इस वक्त अपने डैगर को सामने खड़ा करके इन सभी बीस्टों से बोलने लगता है, तुम सभी को क्लियर करने का टाइम आ चुका है। इतना बोलने के साथ ही बाई अभी पोजीशन लेता है और अपने डैगर से बहुत ही पावरफुल स्लैशेस इन सभी के ऊपर मार देता है। और यहाँ पे बाई का स्लैशेस इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर थे वे सभी एक ही झटके में टुकड़ों में बिखर जाते हैं, मारा जाते हैं। सभी के सभी मॉन्स्टरों को एक ही झटके में एक ही साथ मारने की वजह से बाई को इस वक्त काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। देखते ही देखते बाई का जो स्टेमिना है वो भी रिस्टोर हो जाता है। बाई का जो डस्ट टायर था वो इस वक्त सन टायर में प्रमोट हो जाता है और यहाँ पे बाई को एक अल्टीमेट स्किल सेंचुरी को भी सीखने के लिए मिलता है। सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। बाई यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मारने के बाद और तौर अपने डैगर को साफ करते हुए कैनियन की दीवारों की ओर जाने लगता है, ऊपर की ओर चढ़ने के लिए। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को इसी डेमोनिक गुफा के अंदर एक छोटा सा घर देखने के लिए मिलता है और ये जो घर है एक वो इंसिडेंट से वही डेमोनिक मंकी बॉस का घर होता है। मंकी बॉस जो कि इस घर के अंदर एक बुजुर्ग इंसान की तरह बैठा हुआ था, उसको अचानक से कुछ महसूस होता है, लेकिन मंकी बॉस आगे कुछ समझ पाता उससे पहले इस घर के छत को तोड़ के बाई यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे बाई अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ उस बेयर को भी मार के लेके आया था। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से बाई की मॉम को दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी क्योंकि बाई यहाँ पे पूरे दिन को घर नहीं आया और फिलहाल के लिए अभी रात 11 बज रहा है और यहाँ पे बाई की मॉम बाई के लिए डिनर को भी तैयार करके रखी है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को डेमोनिक गुफा के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी के सभी मंकी बाई को यहाँ पे देखने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं। मंकी बॉस को अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वो दोबारा से अपनी उंगलियों से एक मंकी को बाई के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन इस वक्त जैसे ही वो मंकी बाई के ऊपर अटैक करता है, बाई बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ अपने डैगर से मंकी को बीच में से ही दो भाग कर देता है। मंकी बॉस भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो इस वक्त गुस्से के साथ अपने आइस मैजिक को यूज करके आइस स्टॉर्म नाम का अटैक बाई के ऊपर दे मारता है, लेकिन यहाँ पे बाई अपना इम्यून सिस्टम को यूज करके बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ स्टॉर्म के बीच में से ही मंकी बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मंकी बॉस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अपने साइड में जो स्पेस पोटला है उसके अंदर से जल्दी जल्दी से एक जादुई क्रिस्टल वाली छड़ी को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही अपने जितने भी साथी है उन सभी को एक साथ बाई के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। लेकिन इस समय बाई फ्लैश के चच्चा की तरह इन सभी चुन्नू मुन्नू मंकी से फाइट न करता हुआ एकदम सीधा मंकी बॉस के पास जाके उसके जिस हाथ में छड़ी था
उसी हाथ को काट गिराता है। लेकिन बाई सिर्फ हाथ को काट के ही नहीं रुकता, वो इस वक्त बहुत सारे लगातार स्लैशेस मंकी बॉस के ऊपर दे मारता है। मंकी बॉस बेचारा यहीं पे मारा जाता है। केवल एक मंकी बॉस को मारने की वजह से बाई को यहाँ पे सीधा 1000 EXP मिलता है। तो बचे कुछ जितने भी डेमोनिक मंकी थे वे सभी बाई की इस करतूत को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगते। अभी इन सभी डेमोनिक मंकियों को बाई के तरह मारता हुआ तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें समझ में आता है कि बाई ने इन सभी को मार दिया है। और तो यहाँ पे बाई का जो क्लास है वो भी एकदम सीधा D रैंक पे आ जाता है। बाई यहाँ पे डीमन मंकी बॉस का जो आर्टिफैक्ट था उसे भी उठा लेता है। बाई को यहाँ पे थोड़ा क्लाउड एलिमेंट भी मिलता है और देखते ही देखते सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। दोबारा से बाई के घर को दिखाया जाता है। बाई की मॉम जो कि अभी भी सोई नहीं थी और फिलहाल के लिए टाइम मॉर्निंग 5 AM हो चुका है। बाई की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, लेकिन इसी समय बाई यहाँ पे आ जाता है। बाई इस वक्त अपनी मॉम की हालात को देखने के बाद बोलता है, मॉम आप मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाई। लेकिन इस समय बाई की मॉम बाई के पास जल्दी से जाके बाई को गले में लगा लेती है और फुट फुट के रोने लगता है।